हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट ये हम लोग 4 स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, वहाँ से मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं और वहाँ से मोमेंटम अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, जो दोनों टर्म से आया है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो मोमेंटम आया है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, इक्वेट करने के बाद जो भी डेल डॉस माइनस डेल टर्म होता है, डेल डैश माइनस डेल, उसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं, बाद एक बाद में दूसरी तरफ सॉल्व करके जो भी आता है मेरे पास वो चेंज इन वेवलेंथ आ जाता है। अब डिटेल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्पटन इफेक्ट क्या था। तो कॉम्पटन इफेक्ट ये था कि जब भी कोई हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने एक्सरे लिया है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन स्कैटर्ड होता है किसी मटेरियल से, तो उसके पास टू टाइप्स ऑफ वेवलेंथ आता है। एक तो इंसिडेंट वाला आता है, दूसरा था चेंज इन वेवलेंथ। तो ये चेंज इन वेवलेंथ जो आया था, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था, तो कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये चेंज इन वेवलेंथ क्या था, तो क्लासिकल वेव थ्योरी के आधार पर पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया था, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। बाद में जैसे प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिराइव किया था एक न्यू आइडियाज दे करके कि वो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं एक पैकेट के फॉर्म पे है, मतलब 1 hν 2 hν 3 hν के फॉर्म में, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में है रेडिएशंस। उसके बाद इस कॉम्पटन भी उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहाँ पे डिराइव कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 स्टेप इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, और उसके बाद देखते हैं कि वो हम लोग को कॉम्पटन इफेक्ट जो है विजिबल लाइट में क्यों नहीं दिखता है। और उसके बाद होता है कि जो दोनों जो होता है यहाँ पे भी जो मॉडिफाइड, जिसमें चेंज इन वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो तो मिलता है, और अनमोडिफाइड भी हमको क्यों ऑब्टेंट होता है। ये 4 चीज़ें हम लोग को इसमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड वाला कि लेमडा डैश माइनस लेमडा फाइंड आउट करना, जिसका डेरिवेशन एग्जाम में जनरली आता है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट का मैंने दो देख दिया है कि यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे दो चीज निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग हर एक पार्टिकल का कंजर्वेशन ऑफ लिख लें, कंजर्वेशन यहाँ मोमेंटम और एनर्जी लिख दिए। तो ये जो इंसिडेंट हमने फोटोन ले लिया है, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में, तो उसका जो फोटोन है उसको लिख दिया हमने, एनर्जी लिख दिया। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन है तो ये रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम कितना, जीरो होगा क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी रेस्ट में है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो टोटल एनर्जी होगा इसका कितना हो जाता है, यहाँ पे केवल m0 c² रेस्ट मास एनर्जी होता है। आफ्टर कोलिजन जो होगा यहाँ पे ये मोशन में, तो क्योंकि ये अपना एनर्जी कुछ दे देता है, जो फोटोन होता है क्या करता है, अपना एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के ड्यूरिंग अपना एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है, तो वो पहले रेस्ट में था, वो मोशन में आता जाता है। तो जैसे मोशन में आएगा तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, तो अब इसका मोमेंटम लोग यहाँ पे पी एज्यूम कर लिए। और जिसके पास जो टोटल एनर्जी होगा वह रिलेटिविस्टिक से होता है, यहाँ पे इक्वल टू रूट अंडर m0 स्क्वायर c4 प्लस पी स्क्वायर इंटू c²। यहाँ पे जो पी हम लोग लिखते हैं यह इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, यह इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, पी और इंटू ई नहीं है, पी यहाँ सब्सक्रिप्ट है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी, किसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। और फोटोन का एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे जितना मोमेंटम था h अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे हमने h अपॉन लेमडा डैश कर दिया। लेमडा डैश मतलब चेंज इन वेवलेंथ। तो जब यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी कितना लिख दिए, एच सी अपॉन लेमडा डैश, यहाँ पे था लेमडा और यहाँ पे हमने कर दिया लेमडा डैश। तो ये लेमडा डैश जो होता है वह ग्रेटर देन होगा लेमडा सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे जब एनर्जी मिलता है किसके पास, फोटोन को, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो फोटोन के पास एनर्जी कम हो जाएगा। तो जैसे एनर्जी कम होगा तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू कितना होता है, ये सी अपॉन लेमडा। तो आफ्टर कोलिजन इसके पास न्यू कितना कम होगा, जैसे न्यू कम होगा तो आफ्टर कोलिजन में लेमडा डैश माना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है लेमडा डैश माइनस लेमडा को फाइंड आउट करना है। अब ये डायग्राम में सब कुछ करना, सब कुछ डायग्राम से हमको अप्लाई करना है। इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट भी लिख दिया है सब कुछ, कि बिफोर कोलिजन यहाँ पे एक्सरे का कितना होगा, या फोटोन का मोमेंटम यहाँ पे एनर्जी कितना पे होगा, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, और ये एनर्जी कितना है टोटल। आफ्टर कोलिजन ये एक्सरे का फोटोन का यहाँ पे मोमेंटम क्या है कितना और एनर्जी।
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का ये मोमेंटम कितना है, पी है, और ये टोटल एनर्जी कहाँ पे। अब हम लोग को अप्लाई करना है, पहला स्टेप क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमको क्या फाइंड आउट करना, मोमेंटम। तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमको दो चाहिए, एक एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। और फिर डायग्राम से देखिए ये हम लोग जब x के अलोंग निकालते हैं, तो ये तो हम मानते हैं कि x के अलोंग आ रहा है इंसिडेंट फोटोन, और ये तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही है। तो ये बिफोर कोलिजन जो है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम लगाते हैं तो h अपॉन लैम्डा x के अलोंग, और ये कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का तो x और y दोनों के अलोंग जीरो होगा, तो यहाँ पे h अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा जीरो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये वाला पार्ट, देखिए h अपॉन लैम्डा और जीरो। आरजीएस में देखते हैं आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन फिर डायग्राम में चलते हैं। ये देखिए अगर ये फोटोन का हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक्स के अलोंग होगा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने फोटोन का लिखा है फाई, एंगल से लिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का थीटा। तो इलेक्ट्रॉन का थीटा इसलिए लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं और इसको अगर घुमा देंगे तो ये थीटा जैसा होता है, तो हमको हमेशा ध्यान रखता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगल होता है जिसपे स्कैटर्ड होता है वो थीटा एंगल लेते हैं। और ये फोटोन का फाई, मतलब फोटोन लिखते हैं पी एच का होता है, फोटोन आता है पी एच, और फाई भी होता है पी एच है, तो ये पी एच से हमको याद रहता है कि हम फोटोन के साथ लिए हैं। बहुत सारे बुक्स में कोई थीटा लेता है, कोई फाई लेता है, डिफरेंट के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे थीटा और फाई लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं फोटोन के साथ, तो ये एक्स के लोग क्या होगा, कॉस वाला, तो यहाँ पे है फोटोन एच अपॉन लैम्डा डैश, तो इसके साथ कॉस लगा देंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पी हमने लिया है, तो इसका भी एक्स के लोग कितना लेंगे, पी कॉस थीटा लेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक्स वाला टर्म लिया है कि दोनों में कॉस टर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एच अपॉन लैम्डा डैश किसका, फोटोन था, तो यहाँ पे भी कॉस वाला टर्म आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन के साथ थीटा लिए तो यहाँ भी कॉस टर्म आ गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंटम वाला टर्म। तो मोमेंटम वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, बाद में कि हम लोग दूसरे साइड कर लेते हैं। ये तो हो गया एक्स के लॉन्ग हो गया, अभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। अब निकालना है अलोंग द वाई एक्सिस, तो जैसे वाई एक्सिस निकालेंगे फिर डायग्राम से की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे तो y कंपोनेंट जीरो, क्योंकि x के अलोंग मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट में था, y कंपोनेंट जीरो, तो LHS तो मेरा हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे RHS की तरफ निकलते हैं, तो RHS में देखते हैं जो मोमेंटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, y के अलोंग हो जाएगा, साइन एंगल हो जाएगा, एंगल कितना थीटा, तो यहाँ पे पी साइन थीटा हो जाएगा। ये y के अलोंग कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी ई साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे जो है लेमडा का इस डायरेक्शन में हो जाएगा एच अपॉन लेमडा डैश, और ये हो जाएगा साइन फाइव। लेकिन हमको वाई के लॉन्ग निकालना है, तो ये तो वाई डैश के अकॉर्डिंग है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे वाई की तरफ ले जाएंगे तो इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, किस वाले में, फोटोन वाले में। तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश साइन फाइव, और एल एच एस इसी जीरो था, इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला पार्ट लिख दिया डायग्राम से, ये साइन वाला है, ये जो आ गया ये वाला पार्ट हो गया साइन वाला। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म लिखे हैं एल एच एस जीरो, और ये साइन वाला लिख दिए। हमको क्या करना है, फिर मोमेंटम टर्म निकालना, मोमेंटम। तो मोमेंटम वाले टर्म को एक तरफ, पी वाले को एक तरफ, बाद में को हमने एक तरफ कर दिया। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 2 आएगा। तो स्टेप 1 में क्या निकालना था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको अप्लाई करना, निकालना है मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखिए एलएचएस में पी कॉस थीटा, इक्वेशन 2 में पी साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पहले एलएचएस में हम लोग देखते हैं, एलएचएस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे पी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट हमने एलएचएस में यहाँ पे लिख दिया है ये पी स्क्वायर, तो ये हो गया एलएचएस में। अब यहाँ पे जैसे एलएचएस आ गया, अब आरएचएस की तरफ देखते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, तो ए इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे भी टर्म आएगा। तो एक टर्म इसमें ऐसे आता है, ये वाला टर्म भी आएगा। फिर ये टर्म कि एच स्क्वायर लेमडा डैश स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव। इसी तरह आएगा कि यहाँ पे एच अपॉन
ये लेमडा डैश का जब स्क्वायर आएगा यहाँ पे तो इक्वल इनटू यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पे ट्वाइस ए बी वाला टर्म आता है तो ये टर्म आता है, तो मेरे पास ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अप्लाई करने के बाद ये वाला मोमेंटम वाला टर्म आ गया। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं और वहां से भी हमको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर एग्जाम्पल्स यहाँ से देखिए, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी होता है स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें कोई डायरेक्शन एक्स वाई वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं, चूंकि सब कुछ लेमडा का टर्म लिखे हैं तो ये लेमडा टर्म वाला ही, तो यहाँ का एनर्जी है फोटोन का कितना, एच सी अपॉन लेमडा ये लिखेंगे। इसका टोटल एनर्जी कितना, एम नॉट सी स्क्वायर था। तो बिफोर कोलिजन तो आ जाएगा एनर्जी, हमने लिख दिया एल एच एस में एच सी अपॉन लेमडा एम नॉट सी स्क्वायर। आर एच एस में कितना होगा ये देखिए, तो ये फोटोन का कितना एनर्जी था, ये टर्म एच सी अपॉन ये लेमडा ये टर्म हमने लिख दिया। और जो इलेक्ट्रॉन का था तो रिलेटिविटी से आता है टोटल एनर्जी इक्वल टू ये रूट अंडर एम नॉट स्क्वायर सी फोर और पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो हमने यहाँ पे ये सबका लिख दिया था। ये टोटल एनर्जी हम लोग ऐड कर देते थे, ये एक एनर्जी एल एच एस में आ जाएगा और आर एच एस में इस दोनों का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल एनर्जी। तो जब हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे ये टोटल एनर्जी मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, तो जब हमने इक्वेट किया अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी क्या फाइंड आउट करना, हमको मोमेंटम वाला टर्म करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रूट वाले को एक तरफ बाद बाकी एक तरफ, तो हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख दिया है। इसको हम लोग एल एच एस लेके इधर करके एक साथ रख दिए। फिर इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करते हैं तो यह डायरेक्ट करने में बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो एक स्टेप और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे ये वाला स्टेप। बहुत लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, तो एक स्टेप जनरली छूट जाता है, तो इस स्टेप पे टिक लगा के रखना है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हम लोग, जस्ट मैथमेटिकल सिंपल है। तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ऐसे भी, तो इस टर्म को हमने लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये टर्म प्लस टू ऐसे भी, और फिर एक स्टेप यहाँ पे, फिर अब उसके बाद यहाँ पे ये लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी फोर एम नॉट स्क्वायर सी फोर कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिए। हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो इसको ध्यान रखना है। तो मोमेंटम वाला टर्म एक तरफ हो गया, अब ये वाला टर्म आ गया पी सी स्क्वायर, और ये जो बच गया रिमेनिंग टर्म ये मेरे पास यहाँ पे आर एच एस में आता है। फिर यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को सब डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हमको मोमेंटम चाहिए था, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो आफ्टर कैंसिलेशन के बाद मेरे पास ये मोमेंटम टर्म आता है। ये कहाँ से आता है, ये फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। और एक टर्म मेरे पास कहाँ से आता है, कंजर्वेशन ऑफ ये वाला मोमेंटम से आया था। अब दोनों को हमको थर्ड स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेट करना है। ये इक्वेशन 3 वाला और ये जो मेरे पास आ गया ये टर्म आ गया, हाँ ये टर्म आ गया इक्वेशन 4 वाला। हमको दोनों को इक्वेट करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब जैसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक तरफ एल एच एस लिखते हैं दूसरी तरफ आर एच एस लिखते हैं, या कहीं इक्वेशन उस वाले का जो वैल्यू था मोमेंटम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। तो ये एक हमने एल एच एस लिख दिया और ये मेरे पास आर एच एस था पहले से मोमेंटम वाला। फिर दोनों को कैंसिल आउट। और नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमको लेमडा डैश माइनस लेमडा फाइंड आउट करना है। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा को एक तरफ, बाद बाकी सबको एक तरफ करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। जो जो कैंसिल आउट होगा, जैसे ये कैंसिल आउट होगा, इसको कैंसिल आउट करना, ये कैंसिल आउट है, ये कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद ये टर्म बचता है। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 सब में कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी तो 2 में रखा गया यहाँ पे। फिर एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच कॉमन लेके और यहाँ पे एच से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक और एच से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे क्या होता है, एच कॉमन हो जाता। तो जैसे भी हमको सॉल्व करना है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये टर्म देखिए, हमको फाइंड आउट करना है लेमडा डैश वाला टर्म। तो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो लेमडा डैश माइनस लेमडा टर्म आता है और बाद में की कैंसिल आउट। देखिए ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लोग जैसे यहाँ लिखेंगे तो ये जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा डैश, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लेमडा डैश माइनस लेमडा को एक तरफ रखते हैं और बाद बाकी एक तरफ। तो ये मेरे पास आता फाइनल जो डेरिवेशन आता है ये वाला स्टेप्स आता है। ये लेमडा डैश माइनस
लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसी को हम लोग चेंज इन वेवलेंथ को डेल्टा लेमडा से भी डिनोट करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला टर्म नहीं आरएचएस में। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी वेवलेंथ हो, सभी के लिए चेंज इन वेवलेंथ सेम होता है। लेमडा डेस यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट सेम कांस्टेंट होता है। एम नॉट यहाँ पे कौन सा एम नॉट जिससे वो कोलाइड किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का हमने यहाँ पे मास एम नॉट है, रेस्ट मास। और सी लाइट का स्पीड है। और ये फाई जो है किस पे डिपेंड है, किसका एंगल है, तो वो फोटोन, फाई से फोटोन, और फाई हमने लिया था तो फोटोन का स्कैटरिंग एंगल है। तो वो कितना चेंज इन वेवलेंथ होगा वो किस पे डिपेंड कर देगा, फाई का, मतलब वो आफ्टर कोलिजन जो फोटोन कितने एंगल पे जाता है उस पे डिपेंड करता है। तो यहां तक ये डेरिवेशन ये पूछता पूछता है, कभी कभी स्पेशल केस पूछ देता है। अब हम लोग इस को आगे देखते हैं कि अगर एंगल चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में क्या होता है। तो ये हमारे पास ये तो मास्टर इक्वेशन हो गया, इसी का हम लोग सब कुछ में यूज करेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज करना होता है या न्यूमेरिकल्स होता है या डायरेक्शन निकालना होता है तो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आइए, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एंगल डिफरेंट के जैसे हम लोग कॉस फाई लेते हैं। पहला स्टेप, अगर फाई इक्वल टू जीरो, मतलब अगर वो स्कैटर्ड नहीं होता है किसी एंगल पे, सीधा का सीधा चला जाता है फोटोन। यहाँ पे आफ्टर कोलिजन ये था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे कॉस जीरो इक्वल टू वन हो जाता है इस फॉर्मूला में। तो जैसे कॉस जीरो वन, तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा, मतलब कोई चेंजेज नहीं होता। अगर फोटोन सीधे चला गया इसका मतलब उसने कोई एक्सचेंज नहीं किया, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो वेवलेंथ में कोई चेंजेज नहीं होगा। वेवलेंथ में चेंज कब होगा, जब वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, तब तो वेवलेंथ में चेंज होगा। उसने तो यहाँ पे कोई शेयरिंग ही नहीं किया, तो यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होता। सेकेंड में अगर यहाँ पे हमने कर दिया फाई इक्वल टू पाई बाई टू, अब सपोज कि यहाँ पे पहले किसके अकॉर्डिंग जा रहा था, यहाँ पे ये एक्स के अलॉन्ग जा रहा था, जीरो अलॉन्ग। अब क्या जा रहा है, ये 90 डिग्री पे इधर की तरफ जा रहा है, तब कितना चेंजेज हो रहा है, ये फोटोन जैसे आफ्टर स्कैटरिंग जैसे 90 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे कॉस पाई इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ वाला टर्म हो गया जीरो। तो एच अपॉन एम नॉट सी, तो ये एच अपॉन एम नॉट सी, जब हमने एच का वैल्यू एम नॉट का और सी का वैल्यू पुट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास आता है इसका 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आता है, मतलब कितना वेवलेंथ होता है, इतना चेंज इन वेवलेंथ होता है। और ये एच अपॉन एम नॉट सी को कॉम्पटन वेवलेंथ भी बहुत जगह डिनोट करता है, इसको हम लोग कांस्टेंट ही है तो लैम्डा सी से भी डिनोट करते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। अब सेकंड स्टेप देखिए कि अगर यहाँ पे फाई इक्वल टू पाई होता है, इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे आफ्टर जाता है और ये रिटर्न आता है, एकदम ये गया और यहाँ पे ऐसे करके गया और रिटर्न आ गया एकदम करके 180 डिग्री। तो जैसे 180 डिग्री पे होता है तो कॉस फाई इक्वल टू कितना, -1 होता है। तो यहाँ पे वन, यहाँ पे था वन आ गया, और यहाँ पे माइनस और -1, ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1, इसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट का 2 टाइम्स। इसका मतलब जब एच अपॉन एम नॉट का वैल्यू इतना था तो ये 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये हम लोग लिखते हैं 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है, मतलब इतना एंगस्ट्रॉम चेंज होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग लेते हैं 0.05 एंगस्ट्रॉम। इसी का हम लोग यूज करते हैं आगे, जो विजिबल लाइट में क्यों नहीं दिखता है। और यहाँ पे फाई इक्वल टू जब 2 पाई होता है, 2 पाई का मतलब फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे 1 रोटेशन करके, यहाँ पे 1 रोटेशन। अगर यहाँ पे फाई इक्वल टू पाई, अब सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे करके जा रहा था रोटेशन करके, फिर यहाँ पे अगर ऐसे करके जाता मतलब 2 पाई, जैसे 2 पाई होता है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, फाई इक्वल टू 2 पाई। फिर यहाँ पे कॉस जीरो के बराबर होता है तो ये भी वाला पार्ट कितना हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 जीरो, इसका मतलब अब रिपीटेशन होने लगा। तो 1 सर्किल मतलब यहाँ पे जैसे हमने एक सर्कल लिया जीरो से लेकर 2 पाई में, तो हमने देखा जो वेवलेंथ में चेंजेस कितना आता है, यहाँ पे वेवलेंथ में चेंजेस जीरो से लेकर के यहाँ पे मैक्सिमम कितना आता है वैल्यू, 5 पे आता है, 0.05 के पास
एंगस्ट्रॉम आता है। मतलब यहाँ पे एक चीज है कि मैक्सिमम जो चेंजेज इन वेवलेंथ होता है जब एक सर्कल मतलब 0 से 2 पाई तक हमने देखा स्कैटरिंग का, तो मैक्सिमम चेंज जो इन वेवलेंथ है यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कब कितना है 0.05 के आसपास, कब, जब फाई इक्वल टू पाई होता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज होता है। ये किसी भी कलर के लिए होगा, ये किस के पर डिपेंड करता है, फाई पे, मतलब फोटोन के स्कैटरिंग एंगल पे, किसी कलर पे नहीं था। जितना भी रेडिएशन होगा सब के लिए चेंज इन वेवलेंथ सेम होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि डायरेक्शंस निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो गया तो वो किस डायरेक्शन में गया, मतलब थीटा। जनरली हम लोग डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग टेन थीटा से निकालते हैं। अब देखिए हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो निकाले थे यहाँ पे एक्स के अलोंग, तो वहां से मेरे पास ये इक्वेशन था, पीई कॉस थीटा वाला टर्म आया था, और एलोंग वाई एक्सिस था, ये साइन वाला थीटा टर्म आया था, पीई साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस वाला टर्म चाहे टेन थीटा कर इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो एलएचएस में क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल आउट होकर के आता है टेन थीटा, और आरएचएस में जो क्या होगा मेरे पास वैल्यू आता है, ये कैंसिल आउट होकर के मेरे पास इतना आता है टेन थीटा वाला टर्म। ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गया मेरे पास टेन थीटा इक्वल टू, तो जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए इसको एक टर्म और थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हम लोग। कैंसिल आउट होने के बाद ये था कि ये ऊपर में कितना दिया था, देखिए ये साइन फाई था, और अपॉन ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में होता है, ये देखिए एच अपॉन लेमडा डैश ही लिख देते हैं, एच अपॉन लेमडा डैश था, और डिनोमिनेटर में होगा एच अपॉन लेमडा डैश और माइनस एच अपॉन लेमडा कॉस फाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म था ये एच अपॉन लेमडा डैश टर्म था, इसको हटाना तो इससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड करने का मतलब ये था कि इसको रिवर्स करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे रिवर्स करके मतलब लेमडा डैश अपॉन एच से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी वाला पार्ट कितना हो जाता है, ये उसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास टर्म आ जाता है यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेमडा डैश अपॉन लेमडा, और यहाँ पे ये भी टर्म, ये न्यूमरेटर और ये वाला सेम था तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे हट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये टर्म आता है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे ये लेमडा डैश अपॉन लेमडा वाला फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इक्वेशन 2 अपॉन 1 करके वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आता है। अब जैसे मेरे पास ये टर्म आ गया है, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 वाला देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कहाँ पे था कंजर्वेशन ऑफ ये वाला टर्म, और यहाँ पे देखिए ये था एच अपॉन लेमडा, ये वाला एच अपॉन लेमडा डैश कॉस फाई वाला था, और यहाँ पे एच अपॉन लेमडा डैश यहाँ पे, या तो फाई वाला के साथ कितना आता है यहाँ पे डैश होता है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये टर्म, अच्छा यहाँ पे ये डैश टर्म होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ये वाला टर्म होगा एच अपॉन यहाँ पे लेमडा डैश होगा, यहाँ पे डैश नहीं होगा, तो एच अपॉन लेमडा डैश होगा। जब हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे एच अपॉन लेमडा डैश से, तो डिवाइड करें तो मेरे पास ये टर्म आता है टेन थीटा का। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको जो फाइंड आउट करना है ये लेमडा डैश अपॉन लेमडा, तो फिर कहाँ से हम करें, फिर मास्टर जी इक्वेशन था लेमडा डैश माइनस लेमडा वाला, इस टर्म से हमको आना है, यहाँ से हम लोग हर एक चीज में इसी का यूज करना है, इसी को ड्राइव करते हैं। अब फिर हमको लेमडा डैश लेमडा, तो क्या करेंगे लेमडा से डिवाइड कर देंगे सब में, एल एच एस आर एच एस में, ईच टर्म में जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये टर्म देखिए ये आ जाता है 1, और ये यहाँ पे लेमडा से डिवाइड करेंगे, फिर इस 1 को इधर ले जाएंगे आरएचएस में, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे, तो हमारे पास लेमडा डैश अपॉन लेमडा वाला टर्म फाइंड आउट हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस के लिए, तो मेरे पास ये टर्म आ गया, हमने 1 को इधर ले आया था। अब ये एच अपॉन जो लेमडा डैश है ना, यहाँ पे एच अपॉन एम नॉट सी लेमडा, एच अपॉन एम नॉट सी लेमडा, इसको हम लोग मानते हैं कांस्टेंट अल्फा ले लेते हैं, वेवलेंथ के टर्म में हम लोग तो यहाँ पे अल्फा लेते हैं, ये लिखने में आसानी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसी टर्म को लेमडा डैश अपॉन लेमडा जो टर्म है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा, इस अल्फा के टर्म में लिख दिया इक्वेशन 6। अब इस को वैल्यू पुट करना है किस वाले में, टेन थीटा वाले में, यहाँ पे जो इक्वेशन था ये टेन थीटा, यहाँ पे लेमडा डैश अपॉन लेमडा वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं
तो ये मेरे पास देखिए ये वाला इक्वेशन था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, यही था मेरे पास टेन थीटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये था। अब नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, यहाँ पे वन और यहाँ पे है माइनस कॉस फाई, इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये वाला वन माइनस कॉस फाई, और जो नेक्स्ट टर्म था एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे वन माइनस कॉस फाई और यहाँ पे वन माइनस कॉस फाई, दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी वन माइनस कॉस फाई। अब इस दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, वन प्लस अल्फा, ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि साइन फाई इक्वल टू कितना होता है, टू साइन फाइव बाई टू इंटू कॉस फाइव बाई टू, और वन माइनस कॉस फाइव होता है टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। जो भी कैंसिल आउट टर्म होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे यहाँ पे टू टू कैंसिल होगा, एक साइन एक वन साइन कैंसिल होगा, तो कॉस अपॉन साइन बचेगा, कॉस अपॉन साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट होता है तो कॉट फाइव बाई टू अपॉन वन प्लस अल्फा। तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन आ गया है, ये टेन थीटा से निकल जाए, किसका डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है आफ्टर स्कैटरिंग। जैसे वो स्कैटर्ड होने के बाद, जैसे एनर्जी लेने के बाद किस एंगल पे जाता है, तो इस एंगल से टेन थीटा से फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे वन प्लस अल्फा, अल्फा क्या है, तो एच अपॉन एम नॉट सी लेमडा। ये डायरेक्शंस निकल गया। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन केवल ऑनवर्ड डायरेक्शन जा सकता है, जबकि हमने स्केट जो है फोटोन है वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है। तो फोटोन का हम लोगों ने तो देख लिया यहाँ पे कि जीरो से लेके पाई तक, उसके बाद अराउंड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को ये दिखाना है केवल ऑनवर्ड डायरेक्शन जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाई कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वह भी डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होता है, वह भी फाई के अकॉर्डिंग होता है। फाई के अकॉर्डिंग मतलब वो भी जो होता है ये स्कैटरिंग एंगल किसका है, फोटोन का, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इसको टेन थीटा को, ये मेरे पास डेरिवेशन आया था, तो टेन कॉट को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टेन फाइव। अब यहाँ पे जैसे हम लोग फाई लिखते हैं, फाई इक्वल टू जीरो कर दी, इसको भी वन राउंड लेके लिखते हैं, जैसे हमने स्कैटरिंग में लिया था उसमें फोटोन के लिए। तो फाई इक्वल टू जीरो, तो जैसे फाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे टेन जीरो, तो टेन जीरो इक्वल टू जीरो, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थीटा इक्वल टू पाई बाई टू कर दिया। फिर अगर यहाँ पे लेते हैं फाई इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे पाई कर देते हैं सपोज कीजिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पाई करेंगे तो यहाँ पर कितना टेन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फाई अगर करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई टू हो जाएगा। तो टेन पाई बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी होता है, तो जैसे इन्फिनिटी होगा तो टेन थीटा इक्वल टू कितना जीरो हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे जीरो करता है। फिर अगर यहाँ पे टू पाई लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन टू पाई बाई टू है तो टेन पाई हो जाएगा। फिर टेन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो, ये वाला टर्म हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग लेते हैं जैसे टेन टू पाई, तो यहाँ पे टेन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे इन्फिनिटी होगा तो थीटा इक्वल टू फिर पाई, मतलब फिर यहाँ पे रिपीटेशन होने लगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसको भी ये वन राउंड लिए जीरो से टू पाई, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से पाई बाई टू। मतलब यहाँ पे जैसे ही फोटोन वन राउंड आएगा, फोटोन अगर यहाँ पे वन राउंड रोटेट करता है, तो ये केवल रोटेट करता है कहाँ पे, ये जो एंगल्स होगा थीटा का, जीरो से लेकर के यहाँ पे पाई बाई टू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ये यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक मूव करेगा। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल ऑनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, जबकि फोटोन या स्कैटर्ड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है। तो अगर टू मार्क्स का केवल पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके ये केवल कंसेप्ट यहाँ पे, ये यहाँ से इस फार्मूला से लेकर के ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन केवल रिक्वायर कर सकता है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि फोटोन स्कैटर्ड कर सकता है इन एनी डायरेक्शन। ये तो डायरेक्शंस हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वाल्ड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो जब फोटोन स्कैटर्ड होता है तो जितना एनर्जी देगा वही तो उसी कारण काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना फोटोन का इंसिडेंट बिफोर कोलिजन, जितना बिफोर कोलिजन जितना एनर्जी था और आफ्टर कोलिजन जितना एनर्जी, दोनों का डिफरेंस, जितना डिफरेंस होगा वही तो लॉस हो गया। फोटोन का लॉस कहाँ गया है, लॉस ऑफ फोटोन, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश हम देते हैं। यहाँ पे एच न्यू क्या, अगर बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन, दोनों का जितना लॉस हो गया टोटल लॉस, वही उतना गेन हो गया काइनेटिक एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पे हमने एच न्यू कॉमन ले लिया, तो जैसे एच न्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये फॉर्म न्यू डैश अपॉन न्यू आता है, न्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म हम लोग तो वेवलेंथ वाला टर्म में निकाले, तो इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करते थे। न्यू इक्वल टू कितना होता है, ये न्यू इक्वल टू होगा सी अपॉन लेमडा। अगर डैश हो तो यहाँ पे डैश लगा देंगे, न्यू है तो केवल बिना डैश का लिखेंगे। तो जब कन्वर्ट करते हो तो मेरे पास ये आ जाता है लेमडा अपॉन लेमडा डैश। अब देखिए फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, लेमडा अपॉन लेमडा डैश। तो हमने लेमडा डैश अपॉन लेमडा डैश कहाँ से, इक्वेशन जो 5 से हमने निकाला था लेमडा मास्टर इक्वेशन से, या हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ये देखिए ये लेमडा डैश वाला फॉर्मूला हमने यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये इक्वेशन 6 है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहीं पे हम लोग इसका यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे लेमडा डैश अपॉन लेमडा डैश का आ गया वैल्यू, इसको वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी वाले। तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, अगर चाहे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे भी लिखना हो, हमने यहाँ पे लेमडा के टर्म में, तो लेमडा वाला डायरेक्ट यहाँ पे टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो ये टर्म हम लोग ये यूज करते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू के अंदर रखते हैं ये इस वाले पार्ट में, उसके बाद केवल सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में -1 कैंसिल आउट। तो आफ्टर कैंसिलेशन जो है मेरे पास ये टर्म बचता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखते हैं, कभी कभी पूछता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो एच न्यू हो गया इनटू, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में केवल यहाँ पे एक टर्म है 1 प्लस ऐड है, यहाँ पे 1 प्लस एक ऐड है, यहाँ पे 1 प्लस ऐड है। बाद में कि जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे कभी न्यूमेरिकल पूछा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। अब ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी था, हम लोग इतना था, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस फाइव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1 माइनस कॉस फाइव कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर 5/2, ये टर्म। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इतना ही हो जाएगा, 1 माइनस कॉस फाइव का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू आता है यहाँ पे, जो मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर जो 5 है, इस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होगा। तो साइन स्क्वायर 5 का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जब मैक्सिमम वैल्यू वहां पे 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब यहाँ पे 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जब साइन 5/2 यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इक्वल टू यहाँ पे π/2 होता है। तो ये 2 कैंसिल, तो 5 इक्वल टू कितना होगा, 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जब जाता है फोटोन और सीधे रिटर्न बैक आता है, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ उस समय होता है। इसी कंडीशन में मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा लॉस भी इसी कंडीशंस में होता है फोटोन की एनर्जी में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो जैसे साइन वाला वैल्यू टर्म है वहां पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एच न्यू पहले से था इनटू, यहाँ पे ये टर्म 2 तो रहेगा, ये टर्म केवल साइन का वैल्यू 1 हुआ है ना, लेकिन 2 टर्म तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया है, साइन का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो एच न्यू इंटू यहाँ पे 2 अल्फा, और अपन डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फा। तो यहाँ पे वही फिर ध्यान दीजिए कि जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में केवल 1 टर्म है, 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये भी कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछता है न्यूमेरिकल्स में। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू है ये एच अपॉन एम नॉट सी लेमडा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे न्यू को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सी अपॉन न्यू से कन्वर्ट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो एच अपॉन एम नॉट सी या एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे ये अल्फा के टर्म में हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये टर्म हो गया। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दिया। अब ये कभी कभी एक चीज और पूछता है, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी वाले पे न्यूमेरिकल्स भी आता है। अब एक प्रेजेंस ऑफ अनमोडिफाइड रेडिएशन, जो हमको बिना चेंज वाला था वह रेडिएशन क्यों मिलता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है शॉर्ट में कि हमको ये क्यों फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पे देखिए उस समय तो बहुत ही एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन से हुआ था, लेकिन अगर वह स्कैटर्ड, जब किसी टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होता है कोई फोटोन, तो जब भी पूरा टाइटली बाउंडेड से होता है तो वह मूव नहीं करता, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, वह जस्ट लाइक एकदम टोटल एटम सपोज कि रिक्वाइल होता है, इतना कम रिक्वाइल्स होता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ड्यू टू मास, लगता है नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे जैसे टोटल
मास या होल मास जो होता है मतलब होल एटम रिकॉइल करता है। तो जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिए थे कि किससे स्कैटर्ड करता था, उसका यहाँ पे रेस्ट मास लेते थे। इस फॉर्मूले में पहले हमने इलेक्ट्रॉन का लिया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड करता। अब समझिए कि वो उस टाइटली बॉन्डेड ने पूरा एटम से स्कैटर्ड किया है। तो जब एटम से स्कैटर्ड किया है तो हमने यहाँ पे एटम का रेस्ट मास लिया है एम नॉट। अब यहाँ पे देखिए एम नॉट जो होता है रेस्ट मास, किसी एटम का रेस्ट मास किसी एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज अमाउंट। तो ये एम नॉट वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल। ये एम नॉट, ये एम नॉट रेस्ट जो स्मॉल वाला है वो इलेक्ट्रॉन का है, जबकि कैपिटल एम नॉट जो है एटम का है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एम नॉट डिनोमिनेटर में रखते हैं तो इसका मतलब जिससे ज्यादा ह्यूज अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट, ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेरी लेस देन हो जाएगा। टोटल का मतलब यहाँ पे डेल्टा लेमडा या लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो के बराबर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो बहुत ही कम चेंज है, इतना नहीं के बराबर होता है चेंज इन वेवलेंथ, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी होता है कि मॉडिफाइड के साथ साथ अनमोडिफाइड भी होता है। तो जो भी फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है उसके कारण तो चेंज इन वेवलेंथ को ऑब्टेन होता है। जो टाइटली बॉन्डेड से कोलाइड करता है उसके कारण कोई भी चेंजेज हमको ऑब्टेन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन और को पूछा जाता है शॉर्ट में कि ये विजुअल लाइट में हमको क्यों नहीं दिखता है, जनरली पूछा जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड इन विजुअल लाइट। इसका फिर वही से हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो चेंज था इन वेवलेंथ हम लोग कब निकाले, जब निकाले थे फाई इक्वल टू पाई पे। जब फाई इक्वल टू पाई जब जाता था और स्कैटर्ड होकर के रिटर्न बैक आता था, इस समय मैक्सिमम चेंजेज होते थे। तो मैक्सिमम चेंज कितना था, 0.05। यहीं पे देखिए डेल्टा मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते थे, जब फाई इक्वल टू पाई होता है तो 2 टाइम्स था एच अपॉन एम नॉट का, और ये मेरे पास आ गया था 0.05 एंगस्ट्रॉम आ गया था। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लेते हैं हम लोग, कम ज्यादा लेते हैं, और जो जनरली विजुअल लाइट में होता है कितना 5000 लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर 5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लेते हैं तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आ जाएगा, मैक्सिमम चेंज। तो जो डेल्टा का हम लोग लेते हैं मैक्सिमम चेंज कितना था मेरे पास 0.05 होता है। सभी कलर्स के लिए सभी वेवलेंथ के लिए सेम रहेगा। तो परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं कि जो इंसिडेंट है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज चेंज होता है, मैक्सिमम चेंज। तो यहाँ पे 0.05 जो परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करें 0.5, और यहाँ से 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 एंगस्ट्रॉम में इतना चेंज है। जो 1 में कितना होगा 0.05 में 5 से डिवाइड करेंगे, 100 में कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास आता है 1%। मतलब जो वेवलेंथ था इंसिडेंट उसमें केवल 1% का चेंज होता है। अगर वेवलेंथ थोड़ा और कम करते, हमने 1 एंगस्ट्रॉम लिया, स्मॉल कर दिया, तो जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल किया 1 एंगस्ट्रॉम लिया, तो जो मैक्सिमम चेंजेज है उसको जो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 0.5। तो 1 में कितना, यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे, 100 में कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 5%। 5% चेंज किसका, वेवलेंथ का, लेमडा। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो चेंजेज इन वेवलेंथ कहेगा 5%, इसका मतलब जैसे जैसे हमने छोटा वेवलेंथ लिया है स्मॉल, ये चेंज इन वेवलेंथ ज्यादा होता है। अब हम लोग जनरल विजिबल 4 से 7 लेते हैं, हमने यहाँ पे 5000 ऑन एन एवरेज ले लिया है। तो जैसे 5000 लेते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चेंजेज कितना होता है यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम चेंजेज होता है यहाँ पे देखिए, फिर 0.5 था मैक्सिमम, तो 0 माने 5000 में 0.05 1 में कितना, इससे डिवाइड करेंगे 0.05 अपॉन 5000, 100 से कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन के बाद आता है 0.001%। 0.001% मतलब इतना स्मॉल होता है, 1 का 1000 पैसा, मतलब 1 का इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। इसीलिए ये कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है विजिबल लाइट में ऑब्जर्व नहीं होता है। ऑब्जर्व कब होता है, यह ऑब्जर्व होता है जब बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ होता है। जितना स्मॉल वेवलेंथ होगा उतना हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो जैसे 1 एंगस्ट्रॉम था तो 5 एंगस्ट्रॉम था, और भी अगर छोटा लेते तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ था वो ज्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए बहुत छोटा से छोटे वेवलेंथ पे हमको ये ऑब्जर्व होता है। तो ये 4 स्टेप्स था, 4 चीजों को हम लोग को पढ़ना था।